बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के पहले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम लोग यूज करेंगे बायो-सावर्ट्स लॉ, और डायरेक्शन बताने के लिए जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने का तरीका है वही तरीका यूज करेंगे। उसके लिए कुछ आसान सी बातें हमारे सिलेबस में लिखी हुई हैं, जैसे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो आज की क्लास की शुरुआत फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से ही होगी। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल किस काम आएगा? सबसे पहले लिखिए, किस काम आएगा? बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के काम आएगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के काम आएगा। और कैसे अप्लाई करना है? देखिए, तो जो आपका राइट हैंड है, राइट हैंड, उसका जो थंब है उसको करंट के अलोंग रख दीजिएगा। राइट हैंड का जो थंब है उसको करंट के अलोंग रख दीजिएगा, और फिंगर्स उधर की तरफ खोल दीजिएगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैंने कहा बच्चों, राइट हैंड सीधा हाथ, सीधे हाथ का अंगूठा करंट फ्लो के अलोंग रख दीजिएगा, और सीधे हाथ की फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ कर दीजिएगा, उस पॉइंट की तरफ खोल दीजिएगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। देन पुश द palm फ्रॉम बैक। उसके बाद जो आपकी पाम है, हथेली है, उसको पीछे से पुश कीजिएगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ palm gives direction of magnetic field। बच्चों, सीधे हाथ का अंगूठा करंट फ्लो के अलोंग रख दीजिएगा, फिंगर्स उधर की तरफ खोल दीजिएगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। उसके बाद अपने सीधे हाथ की जो हथेली है उसको पीछे से, जिधर रेखाएं होती हैं उधर नहीं, पीछे से पुश कीजिएगा। तो हाथ जिधर चलेगा, पाम जिधर चलेगी, बस वो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है पाम का, वो ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। देखिए कैसे। एग्जाम्पल, जरा हाथ उठा के रखिए जिन बच्चों से बात कर सकता हूं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ये हमारा करंट का फ्लो है। शुभ्रा, अनम्यूट करो, लेट्स सी। गुड इवनिंग हाथों सर। बात एक किया। गुड इवनिंग शुभ्रा, बढ़िया आवाज आ रही है। तो शुभ्रा, ये कोई करंट का फ्लो है बेटा इस कंडक्टर में। यस सर। और मान लीजिए कि इस जगह आप कहते हैं कि सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। क्योंकि हम ये जानते हैं शुभ्रा कि करंट फ्लो एक्चुअली चार्ज पार्टिकल्स का मोशन ही है, और चलते हुए चार्ज पार्टिकल्स अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। तो इसलिए इस वायर के आसपास इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आपने रैंडमली यहां पर कोई भी एक पॉइंट लोकेट कर दिया कि सर इस पॉइंट पे
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन से हाथ से बताई जाती है शुभ्रा, लेफ्ट या राइट? सर राइट हैंड। राइट। तो आपने राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग रख दिया, राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग रख दिया शुभ्रा, और फिंगर्स उधर की तरफ खोल दी जिधर की तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो जरा देखिए कि आपके हाथ का प्लेसमेंट यही आया क्या? यस सर। राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग रख दिया और फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ खोल दी, उस पॉइंट की तरफ कर दी जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अगर आपने हाथ का प्लेसमेंट इस टाइम बिल्कुल ठीक किया है तो आपको आपके हाथ की पाम की लाइंस नहीं दिख रही होंगी शुभ्रा, यस सर। क्योंकि आपका हाथ आपके रजिस्टर पे उल्टा रखा होगा इस टाइम। यस सर। सही है ना? तो Yes, उसके sir. बाद क्या करना है, उसके बाद पाम को पीछे से पुश करना है, हाथ को पीछे से धक्का देना है। पीछे से मतलब जिधर हाथ पे लाइंस बनी होती है उधर से नहीं, उसके पीछे से धक्का देना है। तो जब हाथ को पीछे से धक्का दोगे तो इस टाइम आपका हाथ रजिस्टर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होगा, आपकी पाम ये कोशिश कर रही होगी कि वो रजिस्टर के अंदर चली जाए। रजिस्टर Yes. के अंदर चली जाए इसका मतलब आपका जो हाथ है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है। इनटू द Yes. प्लेन ऑफ पेपर मतलब माइनस जेड एक्सिस के अलोंग जा रहा है। तो जो पाम के चलने की डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसलिए माइनस जेड कहिए या माइनस के कैप कहिए, आप जानते हैं ना कि के कैप जेड एक्सिस को बताता है, तो Yes. माइनस जेड एक्सिस के लिए आप माइनस के कैप यूज करोगे, या सर्कल बना के उसके अंदर अगर क्रॉस बना दिया जाए तो उसका भी यही मतलब होता है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब इस लोकेशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर हैं, माइनस जेड एक्सिस के अलोंग हैं। समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. ठीक है, म्यूट कर सकते हैं। जरा सभी लोग एक बार हाथ उठा के रेस्पॉन्स दो, बात समझ में आई कि नहीं। देखो किस किस का हाथ उठा हुआ नहीं है, जरा सब लोग हाथ उठा दो भाई जिनको समझ में आ गया। अश्वनी, यशवर्धन एंड दिव्योम, तुम लोगों को आवाज तो पहुंच रही है ना मेरी? हाँ, एक नहीं बेटा, इस पूरे चैप्टर में एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है कार्तिक, चिंता मत कर, यही एग्जाम्पल चलते रहेंगे। तो मैंने कहा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। इसके लिए आपको सीधा हाथ यूज करना है, सीधे हाथ का अंगूठा करंट फ्लो के अलोंग रख देना है, फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ खोल दीजिए जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, और उसके बाद जो आपकी हथेली है उसको पीछे से मारिए, तो आपकी हथेली जिधर चलना चाह रही है, जिस डायरेक्शन में चलना चाह रही है, बस वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ओके जी, चलें आगे। चलिए और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कि ये जो आपकी करंट है इस टाइम, इसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड इस लोकेशन पर चाहिए। ओके, तो क्या करेंगे, सभी बच्चे अपना सीधा हाथ निकालिए, सीधे हाथ का अंगूठा करंट फ्लो के अलोंग रख दीजिए, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उधर की तरफ अपनी फिंगर्स को खोल दीजिए। ड्राइंग देख रहे हो? तो इस टाइम अगर आपने प्लेसमेंट ठीक किया है तो आपको आपके हाथ की लाइंस भी नजर आ रही होंगी, क्योंकि आपका हाथ इस टाइम रजिस्टर पे सीधा रखा होगा। याद रखिए कि जब आप हाथ का प्लेसमेंट एक बार कर लें तो पाम को पुश करना होता है, लेकिन प्यारे बच्चों जब हथेली को मारोगे तो पीछे से मारना हथेली को, आगे से नहीं, ठीक है? रेखाओं पे मत मारना, लाइंस पे मत मारना, ये भाग्य बताती हैं, बुरा मान जाएंगी। रेखाओं के पीछे ले जाओ हाथ, हाथ को पीछे से पुश करो। तो जब हाथ को पीछे से पुश करोगे तो बताओ हाथ इस बार रजिस्टर के बाहर की तरफ आना चाह रहा है ना?
आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर आना चाह रहा है ना, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, बाहर आना चाह रहा है ना, प्लस जेड एक्सिस पे आना चाह रहा है ना, जिसको प्लस के कैप से दिखाते हैं उधर आना चाह रहा है ना, या जिसको सर्कल के अंदर बस एक डॉट बना के दिखा देते हैं उधर आना चाह रहा है ना, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, से यस और नो। अब जरा कमेंट बॉक्स में एक एक बच्चा लिख दो, बात समझ में आ गई कि नहीं। राइट हैंड रूल कैसे लगाया जाता है जल्दी से बता दो, एक एक बच्चा जरा बता दो। राइट हैंड से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप बताएंगे, इनवर्ड, आउटवर्ड, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। दो एग्जांपल मैंने लिए, ओके, गुड वन। अब किसी को अगर डाउट है तो प्लीज वो हाथ उठाओ, किसी को अगर डाउट है तो वो हाथ उठाओ, उससे बात करके क्लियर कर दो। प्यारे बच्चों, यहीं पे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं साथ साथ, सर्कल के अंदर क्रॉस माइनस जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर को रिप्रेजेंट करता है, और सर्कल के अंदर डॉट आउटसाइड द पेपर या प्लस जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल के अंदर क्रॉस बनाया तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जिसकी डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, लेकिन वो कुछ क्या है तो उस क्वांटिटी का नाम पास में लिखना पड़ेगा। तो अगर आपने लिख दिया बी वेक्टर, बी इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने वेक्टर लगा दिया। तो बी वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और बराबर में ये सिग्नल दे दिया, ये एक मार्क लगा दिया, ये कोड लिख दिया, सर्कल के अंदर क्रॉस बना दिया, मतलब एक ऐसी कोई ना कोई वेक्टर क्वांटिटी है जो यहाँ पे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, और वो कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, पास में लिख दिया बी वेक्टर, तो इसका मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। ऐसे ही सर्कल के अंदर डॉट बना के पास में लिख दिया बी वेक्टर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, प्लस जेड एक्सिस के अलोंग है। समझ गए? क्रॉस और डॉट डायरेक्शन बताते हैं, माइनस जेड प्लस जेड, पर ये किसकी डायरेक्शन है वो क्वांटिटी पास में लिखनी चाहिए। जैसे मैंने सर्कल बनाया और सर्कल बना के उसके अंदर डॉट लगा दिया, मतलब कुछ है जो बाहर की तरफ है, इस जगह कुछ है जो बाहर की तरफ है, वो क्या है, पास में लिख दिया आई, पास में लिख दिया आई, आई मतलब करंट। तो इस बात का यह मतलब हो गया कि इस जगह करंट बाहर की तरफ है, इस जगह करंट बाहर की तरफ है। करंट रजिस्टर में से निकल के, अगर तुमने टेबल पे रजिस्टर रखा हुआ है तो इस जगह करंट रजिस्टर में से निकल के और कमरे की छत की तरफ जा रही है, ये मीनिंग है इस बात का। और ये वो जगह है जहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये वो जगह है जहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो चलिए जल्दी से राइट हैंड का प्लेसमेंट कर दीजिए अच्छे से, सीधे हाथ का अंगूठा करंट फ्लो के अलोंग, तो आपके सीधे हाथ का अंगूठा आप करंट फ्लो के अलोंग रखेंगे, रखा, सीधे हाथ का अंगूठा करंट फ्लो के अलोंग रखेंगे। तो अगर आपका रजिस्टर आपके सामने रखा है टेबल पे और करंट का फ्लो इस जगह रजिस्टर के बाहर की तरफ है, तो आपके सीधे हाथ का अंगूठा ऐसे रखेंगे आप रजिस्टर पे, लाइक दिस, ठीक है, कि वो छत की तरफ जा रहा हो। उसके बाद जिधर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, उंगलियां उधर की तरफ खोल देंगे, जिधर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ आप अपनी फिंगर्स को खोल देंगे। जब आप पाम को पुश करेंगे पीछे से, तो हाथ का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, हाथ उठा के रेस्पॉन्स दीजिए यस और नो। तो ये यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। बड़ी बेसिक सी बात है भाई, करंट फ्लो के लॉन्ग थंब रखो, उंगलियां उधर खोल दो जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हथेली को पीछे से पुश करो, जिधर हाथ चला वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। चलो चलो सब लोग हाथ उठाओ, आर्यन, अश्विनी, खुशी, नमन, पाराशर,
दिव्योम, सबको क्लियर? इस जगह बताना कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इस जगह कैसा होगा? राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग रखो, राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग रखो। तो इस टाइम आपने अपना हाथ रजिस्टर पे रखा, करंट रजिस्टर के बाहर निकल दिए, कमरे की छत की तरफ जा रही है, तो आपका थंब छत की तरफ इशारा करता हुआ और कलाई घुमा के उंगलियों को, फिंगर्स को इधर की तरफ ले आइए जिधर की तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। जब आप हाथ को पीछे से पुश करेंगे तो आपका हाथ राइट साइड में जा रहा होगा, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। वेल डन, शिवोदित ने लिखा था, बिल्कुल। शुभ्रा, पावनी, नमन, सारस्वत, वेल सेड। जल्दी से सब बच्चे एक बार हाथ उठा के प्लीज रेस्पॉन्स देंगे। बहुत फास्ट दे दो बेटा रेस्पॉन्स, एकदम मुझे लगे कि हाँ तुम सीख गए डायरेक्शन। ठीक है, नंदिनी खास तौर से। किसी पेपर पे करंट का फ्लो बाहर की तरफ था, किसी पेपर पे करंट का फ्लो बाहर की तरफ था और उसके नीचे एक लोकेशन पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था। तो सीधे हाथ का अंगूठा आपने करंट फ्लो के अलोंग रखा और फिंगर्स उधर खोल दी जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। जब आपने हाथ को पीछे से पुश किया तो हाथ रजिस्टर पे चला और उसने बताया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अश्विन, रेस्पॉन्स दो, यस और नो। अब जिन बच्चों का हो गया वो जरा इस लोकेशन पे बता दो, इस लोकेशन पे जल्दी से, इस लोकेशन पे बता दो जल्दी से। बहुत बढ़िया शिवोदित, वेरी फास्ट रिस्पॉन्स। खुशी, शुभ्रा, नमन, सारस्वत। रजिस्टर पे करंट का फ्लो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है और मुझे इधर कहीं मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। करंट का फ्लो जिधर है उधर थंब रखा, मैग्नेटिक फील्ड जिधर चाहिए उधर फिंगर्स रखी। हाथ को हमेशा पीछे से पुश करना है, सीधा हाथ होना चाहिए, उल्टा नहीं, सीधा हाथ होना चाहिए। थंब करंट फ्लो के अलोंग, करंट रजिस्टर के बाहर आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जिस लोकेशन पे चाहिए, वायर के राइट साइड में चाहिए तो वायर के राइट साइड में, उधर उंगलियां खोल दो। थंब ऐसे, हथेली को पीछे से मारो तो देखो हाथ कहाँ जाता है। हथेली को पीछे से मारो, बोलो हाथ किधर जाता है। जल्दी से हाथ उठा के रेस्पॉन्स दो, यस और नो। ये है डायरेक्शन। स्पेशली अश्विन, रेस्पॉन्स प्लीज अश्विन। और इस जगह आखिरी, इस जगह, इस जगह बताओ मैग्नेटिक फील्ड, इस जगह। मतलब जहां पर भी वायर रखी है, करंट बाहर आ रही है, उसके ऊपर किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड बताओ। करंट का फ्लो बाहर की तरफ, कलाई घुमा के उंगलियां उधर जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हाथ को पीछे से हिट करो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखेगी। बोलो यस और नो। परफेक्ट है, सबको समझ आ गया? अपूर्वा समझ आ रहा है बेटा? हाँ तो अच्छे बच्चों, आओ तो बात को कंक्लूड कर दूं एक और तरह से। जब मैंने कहा यहां मैग्नेटिक फील्ड बताओ तो ऐसे आया, यहां पूछा ऐसे आया, यहां पूछा ऐसे आया, यहां पूछा ऐसे आया। तो प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। क्या बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? हमेशा क्लोज लूप।
तो बेसिकली अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं तो एक्चुअली इस पेपर पे इस टाइम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये। इसीलिए जब मैं तुमसे कह रहा था कि इस जगह मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर मैं तुमसे यहाँ पूछता तो यहाँ पे टेंजेंट बना देते, यहाँ पूछता तो यहाँ पे टेंजेंट बना देते, यहाँ पूछता तो यहाँ पे टेंजेंट बना देते। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस टाइम यहाँ पर इस तरह से होगी। एक्चुअली बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। यही इन दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस भी है प्यारे बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो मैंने बोला उसका एक एक्सेप्शन है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आगे आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से एक चैप्टर आगे आएगा, उसमें बताऊंगा कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है उसमें आपने सुना होगा, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है। मतलब वो कहां से शुरू होता है हाई पोटेंशियल से और कहां खत्म होता है लो पोटेंशियल पे। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने क्लोज लूप बना दिया तो क्लोज लूप का तो मतलब यह हो गया कि जहां से शुरू वहीं खत्म। तो जहां से शुरू वहीं खत्म, इसका मतलब उसी लोकेशन का पोटेंशियल हाई भी और उसी लोकेशन का पोटेंशियल लो भी। लेकिन आप जानते हैं ना कि ऐसा नहीं हो सकता भाई, एक लोकेशन का तो एक ही पोटेंशियल होगा। एक लोकेशन पे ऐसा कैसे हो सकता है कि हाई पोटेंशियल भी और लो पोटेंशियल भी है? ऐसा नहीं हो सकता ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। बताइए समझ गए आप? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसे कॉन्सेंट्रिक बने हैं, ऐसे ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। आप कहोगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओ, तो देखो ये लो, इस करंट के चारों तरफ ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी लाइक दिस, और डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट पे। जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या डायरेक्शन है तो यहीं पे टेंजेंट डाल दिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है टेंजेंट डाल दिया, यहाँ पे चाहिए यहाँ टेंजेंट डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया। तो जिस भी जगह आपको जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वहीं पे टेंजेंट बना दीजिए और जरा हाथ उठा दीजिए कि बात समझ में आ गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। अगर पूरी लाइन बनाओगे पूरी तो वो हमेशा क्लोज लूप बनेगी, और किसी पर्टिकुलर एक लोकेशन पे बनाओगे तो बस उस पर्टिकुलर लोकेशन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे अगर आप मुझे पूरा पूछें ही ना, आप कहें कि सर बस आप इस जगह बताओ, ओनली इस जगह, तो इस जगह तो सिर्फ ये है डायरेक्शन ये वाली, बाकी सबको हटा दो, बाकी कुछ मत देखो, कुछ नहीं देखो बाकी। और अगर इस जगह आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इस जगह का मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ये होगा, ये, क्योंकि पूरी पिक्चर क्या है वो मैंने आपको भी दिखाई। गॉट इट नाउ? तो इसीलिए बच्चों जब आप पिछली क्लास में ये डेरिवेशन कर रहे थे कि एक सर्कुलर कॉइल है और उस सर्कुलर कॉइल में एक करंट का फ्लो था इस तरह, और आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, तो आपने ये छोटा सा एलिमेंट लिया था ये वाला। जब आपने ये एलिमेंट लिया तो इसमें करंट का फ्लो ऐसे होगा लाइक दिस, ऐसे होगा। आप यहाँ पे एलिमेंट ले लें तो इसमें करंट का फ्लो ऐसे होगा। आप यहाँ पे एलिमेंट ले लें, इसमें करंट का फ्लो इस तरह से होगा। आप यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लीजिए तो इसमें करंट का फ्लो इस तरह से होगा लाइक दिस, ऐसे करंट का ऐसे फ्लो कर रहा है करंट। तो आप देखो कि हर किसी एलिमेंट की वजह से करंट फ्लो जो आपको दिख रहा है, हर किसी एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैसे आएगा। आप खुद चेक करो, मेरे कहने से मत करो। जैसे अगर आप इस एलिमेंट की वजह से देखना चाहते हैं तो आपने अपना थंब करंट फ्लो के अलोंग रखा और फिंगर्स को आपने जब इस पॉइंट की तरफ खोल दिया तो इस तरह से आपके हाथ का प्लेसमेंट आया। आपने हाथ को पीछे से हिट किया, पीछे से हिट किया तो इस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आया। सही कह रहा हूं मैं? इसी तरीके से बच्चों आप चाहे किसी भी एलिमेंट से देख लीजिए। अगर आप इस एलिमेंट से देखना चाहते हैं तो अपने राइट हैंड का थंब आपने इधर रख दिया
और फिंगर्स को आपको उस पॉइंट की तरफ खोलना होता है जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये आपके हाथ का प्लेसमेंट बनेगा। हाथ आपका अभी भी रजिस्टर पे उल्टा ही रखा होगा। करंट फ्लो के अलोंग थंब, उंगलियां सेंटर की तरफ। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप देखेंगे हाथ रजिस्टर पे उल्टा रखा हुआ है। तो जब पाम को, हथेली को पीछे से हिट करेंगे तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर ही जाएगा। देख लीजिए लाइक दिस। इसी तरह से आप यहाँ पे राइट हैंड का अंगूठा रख लीजिए और फिंगर्स उधर रख लीजिए जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, लाइक दिस। तो जब आपने हाथ का ये प्लेसमेंट किया, आप हाथ को पीछे से हिट करके देख लीजिए, अभी भी ये हाथ अंदर ही जाना चाहता है। करंट फ्लो के अलोंग राइट हैंड का थंब रख लीजिए, फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ खोल दीजिए जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और इस तरीके से आपका हाथ का प्लेसमेंट आएगा। प्लीज मेरी ड्राइंग पे ध्यान मत दीजिए, भावनाओं पे जाइए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, फीलिंग्स समझिए। आपका हाथ अभी भी इस रजिस्टर पे उल्टा ही रखा होगा और अभी भी हाथ अंदर ही जाना चाहता है। तो आप चाहे इस कॉइल में कहीं पर भी एलिमेंट बना लीजिए, हर एलिमेंट यही चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। इसीलिए आपने किसी एक एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, और क्योंकि सभी इनटू द प्लेन ही कहेंगे तो सबकी सेम डायरेक्शन आएगी, तो सब जुड़ते जाएंगे। तो जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट थे उन सब से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को आप जोड़ते गए, जोड़ते गए, जोड़ते गए। इसका मतलब सबका सम कर दिया, मतलब इंटीग्रेशन कर दिया। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ डीबी से आंसर आया होगा। ये मैंने पिछले लेक्चर की बात की, जरा रेस्पॉन्स दे दो, बात समझ में आई कि नहीं प्यारे बच्चों। और भी ज्यादा शॉर्टकट की बात करता हूं। देखो डायरेक्शन पे कितना ज्यादा हमने ध्यान दिया है। सबसे पहले तो मैंने बहुत अच्छे वाली बात की, जिससे मैं सबसे अच्छी बात कहूंगा वो है डीएल क्रॉस आर, है ना। डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। मैंने कहा डीएल क्रॉस आर को समझो, डायरेक्शन समझ में आ जाएगी। ये मैंने अपने पहले लेक्चर में कहा। और आज दूसरे लेक्चर में मैंने कहा चलो मेरी नहीं मानते हो, फ्लेमिंग्स की मान लो। तो आज मैं फ्लेमिंग्स की बात तुम्हें बता रहा हूं। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी, फ्लेमिंग्स की मान लो। फ्लेमिंग कहते हैं राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग रख दो, फिंगर उस पॉइंट की तरफ जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, पुश फ्रॉम बैक, हाथ का मूवमेंट देख लो। खैर इसी बात को वो ऐसे कहते हैं, करंट फ्लो के अलोंग राइट हैंड का थंब रख के और उंगलियों को घुमाओ इस तरह से। तो खैर ज्यादा समझोगे तो कंफ्यूज होते जाओगे, जो मैंने कहा वो बहुत अच्छा तरीका है। और अब मैं तीसरे तरीके पे आ रहा हूं, बिल्कुल ही शॉर्टकट पे आ रहा हूं, बिल्कुल ही शॉर्टकट पे आ रहा हूं। क्या है शॉर्टकट? अगर किसी लूप में क्लॉकवाइज करंट है, अगर किसी लूप में करंट क्लॉकवाइज है, तो इनसाइड द लूप मैग्नेटिक फील्ड इनटू द लूप होगा, लूप के अंदर जाता हुआ होगा। इनटू द लूप होगा, लूप के अंदर जाता हुआ होगा। लूप के अंदर कब जाएगा? देखो अब ऐसे लूप के अंदर जाएगा। करंट अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर जाता हुआ बनाना। किस जगह? इनसाइड द लूप। प्यारे बच्चों आप ये जानते हो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, तो अगर कोई लाइन यहां से, अगर कोई लाइन यहां से अंदर जा रही है तो फिर वो यहां से बाहर आएगी। आपको स्क्रीन पे मैं नजर आ रहा हूंगा, यहां से अंदर जाएगी तो यहां से बाहर आएगी। से यस और नो। यहां से अंदर जाएगी तो कहीं से तो बाहर आएगी, क्योंकि उसको क्लोज लूप बनाना है भाई। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या बनाना है? क्लोज लूप। अगर यहां से अंदर गई है तो कहीं से बाहर भी तो आएगी, तभी तो पूरा क्लोज लूप बनेगा। इसीलिए अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से अंदर गई हैं तो फिर यहां से बाहर निकल रही होंगी, यहां से बाहर निकल रही होंगी। इसका मतलब जब किसी लूप में करंट क्लॉकवाइज होगी तो लूप के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हो तो लूप के अंदर जाता हुआ बनाना, और लूप के बाहर अगर बना रहे हो
आउटसाइड द लूप बना रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, तो वो इनटू द लूप मत बनाना, बल्कि एग्जिट लेता हुआ बनाना, एग्जिट फ्रॉम द लूप। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट ले रही हूं आउटसाइड द लूप, एग्जिट फ्रॉम लूप नहीं, एग्जिट बस बाहर आती हुई। या इसी बात को मैं ऐसे लिख दूं कि आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन, प्लेन के बाहर आती हुई। बोलो बात समझ में आ गई? अगर कोई लूप है और उस लूप में क्लॉकवाइज करंट है, अगर किसी लूप में क्लॉकवाइज करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस लूप के अंदर जाता हुआ बनेगा। अगर किसी लूप में क्लॉकवाइज करंट है, वापस देख लो, अगर किसी लूप में क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता हुआ बनेगा। और बस इसका अपोजिट, अगर किसी लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट है, अगर किसी लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड जब लूप के अंदर बनाओ तो वो ऐसा बनाना कि वो बाहर आता हुआ दिखाई दे। ओके? और हमेशा क्लोज लूप बनाता है, यहां से अंदर गया तो यहां से बाहर निकल रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, और अगर यहां से बाहर निकल रहा है तो यहां से अंदर गया होगा मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? समझ गए? 3 बातें बता दी। मैंने कहा समझदार बच्चों के लिए तो इतना ही बहुत था कि डीएल क्रॉस आर वहां से डिसाइड हो जाए। उसके बाद मैंने कहा थोड़ा और आसान फ्लेमिंग ने किया, राइट हैंड रूल बताया, और सबसे आखिर में ये कंक्लूजन, क्लॉकवाइज करंट का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स होता है और एंटी क्लॉकवाइज करंट का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता है, और ये लूप के अंदर होता है, लूप के बाहर उसका उल्टा। क्लॉकवाइज करंट का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स होता है, एंटी क्लॉकवाइज करंट का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता है, और ऐसा लूप के अंदर होता है। बात समझ गए? आगे चलूं? तो बच्चों, अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल करवाया था, और वो क्या था? सर्कुलर कॉइल। और अब आप क्या लिखेंगे? अब आप लिखेंगे कंक्लूजन ऑफ सर्कुलर कॉइल। कंक्लूजन ऑफ सर्कुलर कॉइल। जो सर्कुलर कॉइल मैंने पढ़ाया उसका कंक्लूजन तो लिखवा दूं पहले। कंक्लूजन ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो बच्चों, ये आपका कोई सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट का फ्लो है I, और इसकी रेडियस है R। अगर मुझे इसके सेंटर पे, अगर मुझे इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होगा, पिछले लेक्चर में बता चुका, म्यू नॉट I अपॉन 2R। म्यू नॉट I अपॉन 2R बता चुका ना। म्यू नॉट क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वैल्यू बताई होगी म्यू नॉट की। म्यू नॉट I अपॉन 2R, I करंट है, R रेडियस है। ओके, डन। बच्चों, अगर इसी लूप के साथ यहीं पर एक और लूप रखा होता, बिल्कुल कोइंसाइड करता हुआ, सेम रेडियस का, सेम रेडियस का, तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाता? जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस और नो। भाई एक लूप का इतना, एक और रख दो तो उससे भी उतना ही आ गया, तो डबल हो गया। एक और रख दो तो 3 टाइम्स हो जाएगा, एक और रख दो 4 टाइम्स हो जाएगा। और अगर n टर्न्स हो, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, n टर्न्स हो, n टर्न्स हैं, तो एक कॉइल से म्यू नॉट I अपॉन 2R आया, 2 से डबल, 3 से 3 टाइम्स। अगर n है तो n टाइम्स आया।
मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r मल्टीप्लाइड विद n। अगर n टर्न्स हो तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। साथ साथ अगर क्लॉकवाइज करंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन जाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो आउटवर्ड आएगा। और ये डायरेक्शन लूप के अंदर मैं बता रहा हूं, ओ पॉइंट पे मैं बता रहा हूं। शिवोदित कुछ पूछना है क्या? हाथ उठाया आपने। क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड। यस शिवोदित, कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करो प्लीज। गुड इवनिंग सर। जी बेटा, गुड इवनिंग, बोलिए। सर एन टर्न्स वाला जो फॉर्मूला है उसके अंदर हाइट से फर्क नहीं पड़ेगा? जैसे एक लूप रखेंगे तो वो दूसरे लूप से थोड़ा ऊपर होगा, तो सबके ट्रू सेंटर पे थोड़ी फाइंड कर रहे हैं हम। हाँ मतलब अप्रोक्सीमेशन मैंने लिया है, ऐसा ना हो कि रेडियस बदल जाए उससे। मतलब इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं बनना चाहिए कि सबकी रेडियस अलग हो जाए, है ना। और ऐसा भी ना हो कि Yes, sir. इफेक्टिव हाइट हो जाए जिससे कि वो डिस्टेंस फिर आर ना बचे। तो इसमें ये माना गया है कि थिकनेस जो है वो नेग्लिजिबल सी ही रहेगी। ठीक है, ओके सर। ये माना गया है। वायर ओके। बहुत ही पतली ही हुआ करती हैं शिवोदित, रेडियस के सामने थिकनेस कुछ नहीं होगी। जो लूप की रेडियस है उसके सामने वो थिकनेस कुछ नहीं होगी, उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि अगर वो ओके। कंसीडरेबल होगा तो ऐसा एक सवाल मैं करवाऊंगा आगे। ओके। ओके बेटा, तो ये है आपका कंक्लूजन ऑफ सर्कुलर कॉइल। एक कॉइल का म्यू नॉट आई अपॉन 2r, अगर n टर्न्स हो तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, राइट। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये दे रखा है एक सर्कुलर आर्क और ये है करंट का फ्लो। सर्कुलर आर्क, ये करंट का फ्लो, और ये जो सर्कुलर आर्क आप देख रहे हैं ये सर्कुलर आर्क, इस सर्कुलर आर्क की जो रेडियस है, वो रेडियस है आर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया, तो मैं ये कहूंगा कि किसी सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है सेंटर पे। हमें नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नंबर ऑफ टर्न 1 नहीं है, नंबर ऑफ टर्न हाफ भी नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं 1/4। ये 1/4 कॉइल बना हुआ है, कंप्लीट नहीं है ये 1/4 बना हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्न हो गए 1/4। इसलिए ओ पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 8r। आप देख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज करंट है, अगर लूप पूरा होता तो ऐसे पूरा क्लॉकवाइज ये घूमती, और क्लॉकवाइज करंट का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होता है, तो बराबर में सर्कल लगा के उसमें क्रॉस मार दिया। मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ओ पॉइंट पे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, और मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई अपॉन 8r। प्लीज कमेंट बॉक्स में रेस्पॉन्स दीजिए, बात समझ में आई। यहां नंबर ऑफ टर्न्स 1/4 है, नंबर ऑफ टर्न्स यहां 1/4 है। सब बच्चे रेस्पॉन्स दो प्लीज। बच्चों अगर ये ऐसा लूप रहा होता, ऐसा, और इसकी जो रेडियस है वो r ही होती, और मैं आपसे ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछता, तो आप कहते कि ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सर म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता, बशर्ते कि ये पूरा कॉइल होता। तो मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ टर्न्स, अगर पूरा कॉइल होता तो नंबर ऑफ टर्न्स n1 हो जाता और आंसर म्यू नॉट आई अपॉन 2r आता। लेकिन ये पूरा 1 टर्न नहीं है, ये 3/4 ऑफ द कॉइल है, इसलिए आपका आंसर होगा ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r। क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड को आप इनवर्ड कहेंगे। इसी तरह से बच्चों अगर मैं आपको ये कहूं कि कॉइल इतना है, ऐसे है करंट का फ्लो, रेडियस r है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आप कहेंगे कि ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता, बशर्ते कि ये पूरा कॉइल होता, पर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न हाफ है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4r है। और अगर आप क्लॉकवाइज करंट बना रहे हैं सर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। अगर आप थोड़ा सा और स्मार्ट मेथड चाहते हैं तो आप कह सकते हैं रिप्रेजेंट करने का कि सर मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r तो मैग्नीट्यूड आ रहा है, लेकिन अगर आप वेक्टर लगा रहे हैं तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर मतलब माइनस के कैप इसकी डायरेक्शन है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। रेस्पॉन्स दो भाई, रेस्पॉन्स दो। थैंक यू। सब बच्चे रेस्पॉन्स दो। नालायको, आलसियो। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये एंगल है 30 डिग्री। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये एंगल है 30 डिग्री, और इसमें करंट का फ्लो है I। और मैंने आपसे पूछा सेंटर ऑफ कर्वेचर O पर मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो वहां सीधा दिख रहा था 1/4, वहां सीधा दिख रहा था 3/4, फिर एक एग्जाम्पल में सीधा दिख रहा था हाफ। तो यहां कितना है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता, r जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर है पर पूरा कॉइल है नहीं, तो n से डिवाइड करना होगा, n से डिवाइड करना होगा। n कितना होगा? कितना होगा? रेस्पॉन्स दे दो। कितना होगा n? रेस्पॉन्स दो। ओके, नमन सारस्वत, मुझे आपका रेस्पॉन्स मिला। वंश, शुभ्रा, शिवोदित, n पूछ रहा हूं मैं, n नंबर ऑफ टर्न्स, n पूछ रहा हूं मैं शिवोदित, n कितना लूं? नमन सारस्वत, वंश गोयल, शुभ्रा, कार्तिक अग्रवाल, इन बच्चों का आंसर अभी तक ठीक है। आर्यन कश्यप, मुझे आंसर बताइए, फॉर्मूला नहीं। आयुष, सही है आपका आंसर भी। बच्चों अगर ये एंगल 30 नहीं 360 होता, 360 डिग्री, अगर ये एंगल ओ पॉइंट पर 30 नहीं पूरा 360 डिग्री होता, तो क्या फुल सर्कल नहीं बन जाता, कंप्लीट सर्कल? बोलो यस और नो। और 180 डिग्री होता तो आधा सर्कल होता, 90 डिग्री पे 1/4। सही कह रहा हूं ना बच्चों? अगर ये एंगल 360 डिग्री होता सेंटर पे, तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 होते। तो अगर सेंटर पे यूनिट एंगल बना तो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे 1/360। और अगर सेंटर पे थीटा एंगल बना तो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे 1/360 इंटू थीटा। सही कह रहा हूं ना? अगर 360 डिग्री का एंगल सेंटर पे बनता तो कंप्लीट कॉइल हो जाता। तो यूनिट एंगल के लिए 1/360 और थीटा एंगल के लिए 1/360 इंटू थीटा। अश्विन सही कह रहा हूं ना मैं? मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, ये देखो सीधा जो तुमने निकाला यूनिटरी मेथड से, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360। अगर कभी आप सीधा नहीं देख पा रहे कि 1/4 है, आधा है, 3/4 है,
तो ऐसे केस में नंबर ऑफ टर्न्स देखने का तरीका होगा थीटा अपॉन 2 पाई। थीटा मतलब वो एंगल जो कि वो गिवन आर्क अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना रहा है, डिवाइडेड बाय 360। जैसा कि इस टाइम आप देख सकते हो कि ये जो कर्वेचर आपको यहां पे दिया गया है, ये अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एंगल बना रहा है 30। तो थीटा की जगह 30 रख दीजिए, डिवाइडेड बाय 2 पाई मतलब 360। तो 30 अपॉन 360 जब आप करेंगे तो 1/12 आएगा। थीटा अपॉन 2 पाई जब आप करेंगे तो मैंने कहा थीटा मैंने दे रखा है 30, 2 पाई का मतलब हो गया 360, तो ये आएगा 1/12। बच्चों जब भी इस तरह से एंगल दे रखा होगा तो आप नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 2 पाई से। और लॉजिक मैंने आपको पूरा समझाया कि किस लॉजिक से मैं ये बात कह रहा हूं। इसलिए इस सवाल का आंसर हुआ ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 24R। जरा रेस्पॉन्स दे दो प्लीज। म्यू नॉट आई अपॉन 24R। अगर क्लॉकवाइज है तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज होती तो आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, बात आ गई समझ। और इसी लॉजिक से जब ये वाला सवाल मैं कर रहा था, ये वाला सवाल, तो आप देख सकते हो कि कॉइल ने अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे 90 बनाया, तो एंगल थीटा अपॉन 2 पाई 90 अपॉन 360 करते हैं तो 1/4 आ जाता है। इसीलिए इस सवाल का आंसर मैंने दिया था म्यू नॉट आई अपॉन 2R इंटू नंबर ऑफ टर्न्स विच वाज 1/4। ये मैंने आंसर दिया था। बात समझ गए? तो प्यारे बच्चों, किसी सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2R टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स निकालने का तरीका है थीटा अपॉन 2 पाई, जहां थीटा वो एंगल है जो वो कर्वेचर अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना रहा होता है। ये टर्न्स कभी कभी 1 भी हो सकते हैं, कभी कभी 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 से कम भी हो सकते हैं। बात समझ गए आप? आगे चलूं मैं? तो ये है मेरा अगला सवाल। देखो पहले जरा सवाल समझ लेना। देखो ये एक लूप है, पहले समझ लो सवाल को। और इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो R है, और इसमें करंट का फ्लो है I। बिल्कुल इसी के ऊपर एकदम कोइंसाइड करता हुआ, बिल्कुल कोइंसाइड करता हुआ दूसरा लूप रखा है, तो उसकी भी रेडियस R ही हो गई। तो पहले ने भी मैग्नेटिक फील्ड दिया म्यू नॉट आई अपॉन 2R, और दूसरे ने भी दिया म्यू नॉट आई अपॉन 2R, तो दोनों जुड़ गए, इसलिए हो गया ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2R। सही कह रहा हूं ना मैं? अगर यहीं पे एक और तीसरा भी रखा हो कोइंसाइड करता हुआ, तो उसका भी रेडियस R ही होगा, क्योंकि कोइंसाइड कर रहा है, तो एक और आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2R, इसलिए जुड़ के आ जाएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2R। और अगर ऐसे n रखे हो तो आंसर आ जाएगा n म्यू नॉट आई अपॉन 2R। लेकिन प्यारे बच्चों, मान लो कि एक टर्न तो रखा है ऐसे, दूसरा रखा है ऐसे, तीसरा रखा है ऐसे, तो क्या अभी भी यही आंसर होगा अगर इस तरह से n टर्न्स रखे हैं तो? नहीं ना, क्योंकि इनमें से हर किसी इंडिविजुअल का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे अलग होगा, इसलिए उसको सीधा सीधा ऐसा नहीं जोड़ सकते। तो ऐसे जो कहते हैं ना म्यू नॉट आई अपॉन 2R टाइम्स ऑफ n, तो ये कब एप्लीकेबल है? जब हर किसी टर्न की रेडियस क्या हो, सेम। ऐसा केवल तभी एप्लीकेबल है। लॉजिक क्लियर हुआ? तो देखो प्रीवियस ईयर IIT, मैं अपनी तरफ से नहीं पूछ रहा हूं कि मुश्किल कर दिया सवाल सर ने, मैं अपनी तरफ से कुछ भी मुश्किल या आसान नहीं करता, मैं तुम्हें वही पढ़ाता हूं जो पेपर में आता है। तो ये लीजिए प्रीवियस ईयर IIT है ये एक ऐसा एग्जामिनर जिसको जलेबी बहुत पसंद रही होगी, उसने ये सवाल उठा के रख दिया सामने। थोड़ा डिजाइन ठीक बना लेना। जो इनरमोस्ट कॉइल है उसकी रेडियस A, और जो आउटर मोस्ट है उसकी रेडियस B।
टोटल जो टर्न्स हैं, टोटल टर्न्स वो हैं n, टोटल टर्न्स n है और करंट का फ्लो है I। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उन्होंने पूछा मैग्नेटिक फील्ड। पहले बताओ तुम्हें समझ में आया कि खेल क्या खेला एग्जामिनर? इसका आंसर म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू एन क्यों नहीं है? क्योंकि हर किसी कॉइल की रेडियस अलग है। उन्होंने ये कह दिया था कि नियरली, ये मान लीजिए कि इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट नियरली कंप्लीट हैं। आपको अगर लगे कि इनर मोस्ट तो कंप्लीट ही नहीं है, तो उसने ये बोल दिया था थ्योरी में कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं उस हिस्से को। मान लीजिए पूरे पूरे कॉइल हैं, इनर मोस्ट ए रेडियस का है और आउटर मोस्ट बी रेडियस का है, उसके बीच में रेगुलर रेडियस चेंज हुई है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है और आपको O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मेरा कल का लेक्चर इसी सवाल के सॉल्यूशन से स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।